So hi, welcome to Jharkhand Journey. This is the seventh part of land related regulation of झारखंड। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 पढ़ेंगे। चैप्टर 5, 6, 7 पिछले वीडियो में हो चुका था, जिसमें सेक्शन 37 से लेकर सेक्शन 43 तक कवर किया गया था। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 44 से लेकर 51 तक कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 जो है वो सेक्शन 44 सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 44। ये क्या बोलता है सेक्शन 44? लीज, ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग एंड टेन्योर। सॉरी, यहाँ पे एक टाइपिंग एरर है, यहाँ पे होना चाहिए लीज एंड ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग एंड टेन्योर। यहाँ पे लीज एंड ट्रांसफ़र है, लीज लेना और ट्रांसफ़र करना। टेन्योर जो है या फिर उसके जो खेत है या फिर उसका जो खेत का कोई पार्ट है उसको कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा या कैसे ज़मीन पर कैसे लीज पर लिया जाएगा, इस चीज़ को सेक्शन 44 बताता है कि कैसे करना है। तो रैयत जो होता है, रैयत इज इंटाइटल टू रिसीव अ रिसिप्ट फ्रॉम लैंडलॉर्ड विच कंटेनिंग पर्टिकुलर्स। तो जो लैंडलॉर्ड से जो रैयत जो है वो टेन्योर को यानी कि ज़मीन के टुकड़े को लीज पर लिया है या फिर खेती करने के लिए लिया है, तो वो क्या है, तो वो इंटाइटल है, वो बाध्य है रिसिप्ट लेने के लिए, उस ज़मीन का रिसिप्ट लेने के लिए, जो कि जिसमें उस रिसिप्ट में क्या होगा, तो रिसिप्ट में ये सब चीज़ें होंगी, ये सब चीज़ें होंगी रिसिप्ट में। रिसिप्ट में क्या होंगी कि वो जो ज़मीन लिया है उसका बाउंड्री कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ये होगा। कितना सालाना रेंट उसको देना होगा, जो इंस्टॉलमेंट दे रहा है वो रेंट का, वो किस अमाउंट पर देना है ये उसमें तय किया हुआ होगा, सब रिसिप्ट में लिखा हुआ होगा। इफ़ रेंट इज काइंड, अगर जो लगान है यानी कि रेंट जो है वो काइंड के रूप में है यानी कि पैसे के रूप के अलावा दूसरा कुछ है, तो कितना प्रोपोर्शन जो उस खेत से पैदा हो रहा है। जैसे कि देखिए जो लगान है वो दो तरीक़ा से दिया जाता है, या तो आपको उस ज़मीन का टैक्स देना है या फिर ज़मीन से जो उत्पन्न हो रहा है, जब आपका उपज है, खेती है, उसमें से उसका कुछ हिस्सा आपको लगान के तौर पर देना है। तो अगर जो लगान जो है वो पैसा ना होकर काइंड के रूप में है यानी कि जो उपज हो रहा है उसके रूप में है, तो उस उपज का कितना भाग जो है वो पे करना है, ये चीज़ उसमें लिखा हुआ रहेगा। तो सेक्शन 44 क्या बोलता है, सेक्शन 44 कहता है कि रैयत जो है उसके पास ये अधिकार है कि वो लैंडलॉर्ड से उस ज़मीन जो वो लीज पर लिया है उसके बदले में रिसिप्ट लेगा। और रिसिप्ट में क्या क्या लिया, और वो कौन सा रिसिप्ट लेगा, रिसिप्ट जिसमें इन सब चीज़ों के बारे में लिखा हुआ होगा। किन सब चीज़ों के बारे में, बाउंड्री हो गया, अमाउंट ऑफ ईयरली रेंट हो गया, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ रेंट हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में उसमें मेंशन की हुई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन 45 की ओर। तो सेक्शन 45 कहता है कि जैसे रैयत को उसका ज़मीन का एक रिसिप्ट मिला है, वैसे ही लैंडलॉर्ड जो है अपना जो ज़मीन का मालिक है उसके पास भी रिसिप्ट का एक काउंटर पार्ट, मतलब कि देखिए हम लोग दुकान पर बिलिंग विलिंग कराते हैं तो दो रिसिप्ट बनता है। एक होता है जो आपको फाड़ कर दिया जाता है और दूसरा रिसिप्ट जिसको कार्बन कॉपी से करके एक सफ़ेद पन्ना पे जो छप जाता है वो। तो लैंडलॉर्ड जो है उसके पास भी क्या होना चाहिए, रिसिप्ट का काउंटर कॉपी होना चाहिए, काउंटर पार्ट होना चाहिए यानी कार्बन कॉपी होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन यानी कि सेक्शन 46 के बारे में जाते हैं। तो सेक्शन 46 क्या बोलता है, बेसिकली रिस्ट्रिक्शन है, कोई भी जो रैयत का जो राइट है, ज़मीन पे अधिकार है, उसको बेचने के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो यही है कि रैयत के द्वारा अपने ज़मीन जो है या फिर जो ज़मीन का जो पट्टा है उसके जो ट्रांसफ़र है यानी कि हस्तांतरण है उस पर रोक लगाने की बात करता है सेक्शन 46। सेक्शन 46 में बहुत सारे क्लॉज हैं, तो हम लोग बेसिकली 4 ही क्लॉज को पढ़ेंगे। 46 1A 1B 1C 1D वगैरह वगैरह करके हम लोग ख़त्म करेंगे। बहुत सारे हैं तो वो जो नॉन इम्पॉर्टेंट था उसको हम लोग छोड़ दिए हैं। तो 46 क्या बोलता है कि रैयत के द्वारा, जो रैयत जो अपना है, रैयत के द्वारा अपने ज़मीन या पट्टा के हस्तांतरण पर रोक लगाता है। कौन? सेक्शन 46। वही है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ हिज राइट बाई रैयत। 46(1) कहता है कि रैयत जो है कांट
देखिए पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। रैयत कांट ट्रांसफर हिज राइट इन हिज होल्डिंग और एनी पोर्शन बाय द मीन ऑफ मॉर्टेज, लीज, सेल, गिफ्ट और एनी काइंड फॉर मोर देन 5 ईयर। इसका मतलब ये है कि रैयत जो है वो क्या बोलते हैं कि अपना जो ज़मीन का टुकड़ा है या फिर ज़मीन के टुकड़े का जो कुछ छोटा सा हिस्सा है वो किसी अन्य लोगों को लीज के माध्यम से, बिक्री के माध्यम से, गिफ्ट के माध्यम से या अन्य किसी भी प्रकार से 5 साल से अधिक समय तक उसको नहीं दे सकता है। और एक और इसमें है कि अगर कोई जो है कोई आदमी जो है वो मॉर्टेज के भुगत बंध के रूप में अगर देना चाहता है ज़मीन को, तो वो 7 वर्ष से ज़्यादा के लिए नहीं दे सकता है। जैसे कि भुगत बंध क्या होता है, भुगत बंध हम लोग सेकेंड या थर्ड क्लास में डिस्कस किए थे, तो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करते हैं, आप देख लेना, इससे टाइम वेस्ट होता है। तो क्या होता है ना कि एक और है 46(1) का एक और क्लॉज है, उसमें लिखता है कि कोई भी आदमी जो है वो 7 वर्ष तक ही अपनी ज़मीन को भुगत बंध के रूप में रख सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, 46(1) था और उसका सब क्लॉज ए है। तो ए क्या करता है ना कि एफटी जो होता है ना, एफटी यहाँ पे तो क्या कर रहा था कि यहाँ पे 5 साल से अधिक के लिए मना कर दे रहा था कि 5 साल से अधिक के लिए किसी को ज़मीन ही नहीं देना है। 46(1) कहता है कि एफटी हो गया, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब जो हो गया, इस शेड्यूल्ड ट्राइब का जो रैयत है वो ट्रांसफ़र कर सकता है अपना होल्डिंग या फिर उस खेत का कोई टुकड़ा गिफ्ट के रूप में से, बिक्री के रूप से, या फिर एक्सचेंज, या फिर विल मतलब मरने समय जो बनाया जाता है ना कि वसीहतनामा, तो किसी अन्य आदमी के रूप में वो अन्य आदमी को दे सकता है जो कि खुद एफटी होना चाहिए, शेड्यूल्ड ट्राइब का ही होना चाहिए, और वो जो है उसी पुलिस स्टेशन वाले एरिया के, उसी थाने के आदमी होना चाहिए। तो 46(1) क्या कहता है कि एफटी जो है, शेड्यूल्ड ट्राइब का आदमी जो है, वो अपना ज़मीन बेच सकता है, गिफ्ट के रूप में दे सकता है, या बदला बदली कर सकता है, या वसीयत के रूप में उसी आदमी को दे सकता है जो कि खुद शेड्यूल्ड ट्राइब का हो, और वो जो जिसको दे रहा है वो उसी थाने का आदमी हो, उसी थाने वाले क्षेत्र का आदमी हो, सेम पुलिस स्टेशन का। वैसे ही 46(1)(b) कहता है वो है 40, ये एसटी के लिए था ना, ये है अब एससी के लिए। एक मिनट, ये जो है 46(1)(b) जो है ये अपना एससी के लिए है। एससी के लिए भी सेम कानून लागू होता है, बस यहाँ पे जो होता है ना कि सेम पुलिस स्टेशन होना चाहिए था किसमें, एसटी के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है एससी के केस में सेम डिस्ट्रिक्ट होगा, सेम डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कोई भी एससी आदमी, कोई भी शेड्यूल कास्ट का आदमी क्या कर सकता है, अपने ज़मीन को किसी अन्य आदमी को बिक्री के रूप में, या उपहार के रूप में, या बदला बदली के रूप में, या वसीयत के रूप में उसी आदमी को दे सकता है जो खुद शेड्यूल कास्ट का हो, और वो जो है वो जिसको दे रहा है वो आदमी उस सेम डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, उसी को दे सकता है। 46(1)(c) यह बेसिकली ओबीसी के लिए बात करता है, ओबीसी के लिए बात करता है, ये अपने ओबीसी के लिए बात करते हैं। 41(c) ओबीसी के लिए बात करते हैं। ये नहीं 41, ये बेसिकली सॉरी स्लिप हो गया यार। 46(1)(b) जो है ना वो एससी प्लस ओबीसी ये दोनों का बात करता है, प्लस ओबीसी ये दोनों का बात करता है। एससी और ओबीसी आदमी उसी को जमीन दे सकता है जो खुद एससी और ओबीसी का हो और वो सेम डिस्ट्रिक्ट का हो। ये हो गया। 41(c) जो है बेसिकली 41(c) नहीं 41(d) यहाँ पे लिखना था मुझे, ये अपना इसको एरर करो, डी 41(d). 41(d) का मतलब जो होता है ना कि कोई भी आदमी जो कि एससी एसटी ओबीसी नहीं है, जो कि क्या नहीं है, एससी नहीं है, एसटी नहीं है और ओबीसी नहीं है, वो अपना ज़मीन किसी को भी दे सकता है या किसी से भी ले सकता है। 46(1)(d) में ये बात है। अब हम लोग बार बार एससी एसटी और ओबीसी का नाम ले रहे हैं, तो बेसिकली एससी एसटी ओबीसी होते क्या हैं, एससी एसटी ओबीसी होते क्या हैं, हम किसको बोलेंगे कि ये एसटी आदमी है ये, या फिर ये शेड्यूल कास्ट का आदमी है, या फिर शेड्यूल ट्राइब है, या अदर बैकवर्ड कास्ट का आदमी है। तो 1990 में एक ऑर्डर आया था, पार्लियामेंट्री ऑर्डर था, उसमें एक लिस्ट तैयार किया गया था। तो ऑल ग्रुप जो हैं सारे
कास्ट सारे कास्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट ना सॉरी से एससी ऑर्डर 1990 में जो आया था, सॉरी 1950 ना, हाँ एससी ऑर्डर जो 1950 में आई थी ना, उसमें जितने भी क्लास को रखा गया है वो सारे क्लास किससे माने जाएंगे, एससी माने जाएंगे। उसी तरह से एसटी का भी एक ऑर्डर आया था 1950 में ही, तो उसमें जितने भी कास्ट को रखा गया है सब शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग माने जाएंगे। और ओबीसी किसको माना जाएगा, तो ओबीसी उन सभी कास्ट को माना जाएगा कि जो कि एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड हैं, और उनका मेंशन राज्य सरकार के गैजेट लेटर में मेंशन किया हुआ है। ओबीसी कहाँ पे मेंशन किया हुआ है, गैजेट में, कहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट के, एक मिनट, स्टेट, राज्य, स्टेट, गैजेट, GHZAT गैजेट पे, स्टेट गैजेट लेटर में जिनका मेंशन किया हुआ है, और वो क्या होना चाहिए, सोशली, यानी कि एक मिनट, वो होने चाहिए SOCIALLY सोशली प्लस एजुकेशनली ADUCATI, एजुकेशनली क्या होना चाहिए, पिछड़े हुए होना चाहिए, पिछड़े हों उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ओबीसी बोलते हैं। और एससी क्या बोलते हैं, एससी जो है वो एक पार्लियामेंट्री ऑर्डर था, पार्लियामेंट्री संसदीय आदेश था। कब का आदेश था, 1950। शेड्यूल कितने में रखे गए थे, एससी, सॉरी स्पेलिंग आप ध्यान देना, अनुच्छेद 2 में था वो, 1950 के अनुच्छेद 2 में जितने भी लोगों को मेंशन किया हुआ था। एससी का अलग से ऑर्डर था, ये अपने एससी भाई के अलग से ऑर्डर थे, और एसटी भाई के भी अलग से ऑर्डर थे। तो 2 ऑर्डर आए थे, एक एससी के लिए था, एक एसटी के लिए था। तो जिस कास्ट को एससी में रखा गया, एससी ऑर्डर में था 1950 वाले एससी ऑर्डर में, तो उनको हम लोग एससी बोलते हैं। जो 1950 के एसटी ऑर्डर में थे उनको हम लोग एसटी बोलते हैं। अब मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, अपना सेक्शन कौन सा कर रहे थे अभी हम लोग, 46, हाँ, मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन 47। 47 क्या करता है ना कि रिस्ट्रिक्ट करता है ऑन सेल ऑफ रैयत राइट अंडर ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट। जैसे कि रैयत का जो किसी भी जमीन पर अधिकार है, उसको अगर कोर्ट जो है आदेश देती है बेचने को, तो उस कोर्ट के आदेश को भी वो रोक देता है। सेक्शन 47। तो 47 क्या बोलता है कि नो ऑर्डर शैल बी पास्ड बाय एनी कोर्ट फॉर द सेल ऑफ राइट ऑफ रैयत इन हिज होल्डिंग और पोर्शन। रैयत जो रैयत है, रैयत का जो जमीन है या फिर जमीन के किसी भी भाग पर जो अधिकार है, उसको बेचने के लिए कोर्ट कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है। उसी तरह से सेक्शन 48 बोलता है, जैसे कि ये अन्य लोगों के लिए था, कॉमन रैयत के लिए था, ये कॉमन रैयत के लिए था अपना सेक्शन 47। और सेक्शन 48 सेम बात करता है, लेकिन वो भुइनहारी फैमिली के लिए बात करता है। ये बात करता है अपना भुइनहारी फैमिली के लिए तो नो ऑर्डर शैल बी पास्ड बाय एनी कोर्ट फॉर द सेल ऑफ राइट ऑफ भुइनहारी लैंड रैयत इन हिज होल्डिंग और एनी पोर्शन। यानी कि जो है कोई भी कोर्ट, किसी भी कोर्ट से द्वारा ये आदेश पारित करवा के किसी भी भुइनहारी फैमिली के जमीन को बेचा या बेचवाया नहीं जा सकता है। 48 हो गया। उसके बाद सेक्शन अपना 49 आता है। 49 तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 46, 47 एंड 48, मतलब कि सेक्शन 46, 47 और 48 के किसी भी भाग को खंडित न करते हुए कोई भी जो रैयत है या फिर भुइनहारी फैमिली का आदमी है, उसका जो होल्डिंग है उसको किन किन कामों में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो उनका जो है इंडस्ट्रियल काम है तो ट्रांसफ़र होगा। माइनिंग, मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगाना है उनके ज़मीन पे, तो उनका ज़मीन को अधिग्रहित कर लिया जाएगा। माइनिंग के लिए उनका ज़मीन को अधिग्रहित किया जा सकता है, या फिर कोई भी अन्य काम, फॉर एनी अदर पर्पस, कोई भी अन्य काम जो कि या तो केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है और उन्होंने डिक्लेयर कर लिया है कि इस चीज़ के लिए हमको भूमि की अधिग्रहण करना है। तो
अब जमीन को, जैसे कि राज्य सरकार को जमीन का रोड बनाने के लिए जमीन का अधिग्रहण करना है और पता चलता है कि जिस जगह से रोड निकलने वाला है वो जगह जो है SC ST या OBC का पड़ गया या फिर किसी भुनिहारी फैमिली का पड़ गया या किसी भी का भी पड़ गया, तो वो जो जिसका जमीन है वो कोर्ट में जाके ये क्लेम नहीं कर सकता है कि हमको 46, 47 और 48 के धारा से, सेक्शन से हमको अधिकार मिला है कि हम जमीन किसी को नहीं बेचेंगे। तो 49 इसीलिए लाया गया था कि उनका जमीन को राज्य सरकार या केंद्र सरकार या फिर फैक्ट्री वगैरह, फिर माइनिंग वगैरह के काम के लिए अधिग्रहित किया जा सकता है। मतलब कि दुनिया गोल है, यहाँ हर चीज का तोड़ है। पहले 46, 47, 48 उनके जमीन को सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन सरकार का काम ना रुके इसलिए सेक्शन 49 को भी ऐड किया गया है। समझिए इस बात को। और इसके लिए इसके बाद वो कोर्ट में जाके क्लेम कर देते हैं ये राइट ऑफ प्रॉपर्टी का, तो उसको भी हटा के राज्य सरकार उसको केंद्र सरकार फंडामेंटल राइट से हटा के उसको लीगल राइट में लगा दी थी। मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन 50। टाइम पास हो रहा था इधर उधर की कहानियाँ। सेक्शन 50 बोलती है कि यहाँ पे फिर से गलत टाइप हुआ है यार, बहुत ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक। एक्विजिशन होगा ना यहाँ पे, यानी कि अधिग्रहण, एक्विजिशन। एक मिनट, लेट मी राइट इट डाउन। एक्विजिशन, ACQUISITION, एक्विजिशन। एक्विजिशन ऑफ टेन्योर ऑफ होल्ड और होल्डिंग ऑफ लैंडलॉर्ड। अब तो हम लोग जो है ना कि सेक्शन 49 से किसका किसका जमीन को अधिग्रहित कर लिए हैं, SC का कर लिए हैं, ST का कर लिए हैं, OBC का कर लिए हैं और उन सब का कर लिए हैं जो कि SC ST OBC नहीं है, या फिर भुनिहारी फैमिली का भी जमीन अधिग्रहण कर लिए। अब जमींदार का जमीन को कैसे अधिग्रहण करें हम, जमींदार का जमीन को कैसे अधिग्रहण करें? तो उनको उनके जमीन को अधिग्रहित करने के लिए, एक मिनट कुछ छूट रहा है क्या? DCVC वाला कहानी नहीं बताया ना डिप्टी कमिश्नर का 49 में। अच्छा, ये यहाँ तक बताकर छोड़ दिए। हाँ, तो क्या होता है ना कि 49 से तो अब इंडस्ट्री, माइनिंग या फिर अन्य किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के लिए काम का जमीन है तो उसको तो अधिग्रहण कर लेंगे। तो उन सब का काम जो है, अगर जमीन जो है वो अगर FT का है, रोड बनाने के काम में FT का जमीन जा रहा है, तो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर जो होंगे, डिप्टी कमिश्नर, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किनके, FT के सारे डॉक्यूमेंटेशन वाले कार्य के लिए। डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसफर होगा। अब जैसे कि जमीन जा रहा है तो उसका कुछ कागजी कार्रवाई तो होगी ना उस पर, तो उस कागजी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार कौन होगा? पूर्ण रूप से अपने डिप्टी कमिश्नर जिम्मेवार होंगे। और उन सब वो जो ट्रांसफर हो रहा है जमीन का, वो एक रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर में मेंटेन होना चाहिए उस ट्रांसफर को। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एक्विजिशन ऑफ टेन्योर और होल्डिंग बाय अ लैंडलॉर्ड। जमींदार या जमीन के मालिक से जमीन या फिर जमीन के कुछ हिस्से के अधिग्रहण कैसे होगा? तो ये अगर जमींदार से जमीन को अधिग्रहण कर रहे हैं तो वो जो है सेक्शन 46 और सेक्शन 47 को वायलेट नहीं करता है, मतलब कि सेक्शन 46 और 47 का उल्लंघन नहीं करता है। और इस सभी DC जो होगा, डिप्टी कमिश्नर जो होगा, वो पूर्ण रूप से रिस्पॉन्सिबल होगा जमीन के अधिग्रहण के लिए। अगर वो जमीन माइनिंग के लिए यूज की जाने वाली है, अगर वो जमीन खनन के लिए यूज की जा रही है, तो उस कार्य के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? DC रिस्पॉन्सिबल होगा। अब माइनिंग के लिए अधिग्रहण की जा रही है तो जमीन के बदले लैंडलॉर्ड को कुछ पैसा मिलना चाहिए, तो उसको जो पैसा है वो उस जमीन के मार्केट वैल्यू, उस जमीन का जो मार्केट वैल्यू है उससे 20% ज़्यादा मिलेगा। और DC जो है, डिप्टी कमिश्नर है, किस तरह के ज़मीन को अधिग्रहित नहीं करवा सकता है? तो पूजा के जगह को, प्लेस ऑफ वर्शिप जिसमें आपका टेम्पल आ गया, मॉस्को आ गया, चर्च आ गया, इन सब चीज़ों को, सेक्रेड ग्रोव आ गया, ब्यूरियल यानी कि कब्रिस्तान, बर्निंग ग्राउंड यानी कि शमशान घाट, इन तरह के ज़मीनों को वो एक्विजिशन नहीं किया जाता है। अब आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट सेक्शन 51। सेक्शन 51 कहता है कि एक्विजिशन ऑफ लैंड शैल बी पॉसिबल ओनली आफ्टर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट हैंडेड ओवर टू ट्रांसफरी। मतलब कि जमीन का अधिग्रहण तब तक पूर्ण रूप से नहीं माना जाएगा जब तक कि जिससे आप जमीन ले रहे हैं उसके हाथ में उस जमीन के बदले जो आप पेमेंट किए हैं उसका रिसिप्ट उसके हाथ तक नहीं पहुंच जाता है।
तो 51 कहता है कि एक्विजिशन ऑफ लैंड शैल बी पॉसिबल ओनली, मतलब कि जमीन का अधिग्रहण तभी माना जाएगा ओनली आफ्टर, मतलब कि रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, जो कि पेमेंट का जो रिसिप्ट है, जैसा कि सरकार जमीन रिसिप्ट की ली अपने पास, तो उसको मार्केट वैल्यू से 20% ज़्यादा पैसा दी, तो वो जो ज़्यादा पैसा दी उसका रिसिप्ट जब तक ट्रांसफरी के हाथ में हैंडेड ओवर नहीं किया जाता है ना, तब तक उस जमीन का अधिग्रहण सफल नहीं माना जाएगा या पूरा हुआ नहीं माना जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सेक्शन 51 ख़त्म हो गया है। अगले में हम लोग चैप्टर 9 और चैप्टर 10 दोनों को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। और अगर आप इस स्लाइड को अपने प्रैक्टिस के लिए लेना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी के लिए लेना चाहते हैं, अगर मेरे समझाने के बावजूद आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप खुद से पढ़ के समझना चाहते हैं, तो आप जो हैं इस स्लाइड को टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक ये है, झारखंड जर्नी, आप सर्च कीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप पे DM कर दीजिए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।